डीडवाना में विकास की जब गंगा बहती है, जब जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आती है, भजन लाल जी की सरकार जब से बनी है, यहाँ पर विकास के नाम पर इतने लाखों करोड़ों के काम हो गए। प्रदेशाध्यक्ष जो हमारे हैं मदन राठौड़, वो भी कुचामन सिटी आते हैं। आरएलपी के कार्यकर्ता उनको काले झंडे दिखाते हैं। कोई भी इसी तरह का प्रदर्शन करना कहीं शोभाजनक नहीं लगता। प्रदेश अध्यक्ष जी जो पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में आ रहे हैं, उस समय उनको काले झंडे दिखाना कहीं भी राजनीति में सूचिता नहीं। अब हनुमान प्रेरणा को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, एक लोकप्रियता का साधन है। आज आपके साथ जब मैं बातचीत कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे मुंह से कोई गाली गलौज कर दूं या मेरे मुंह से मैं किसी के लिए अपशब्द कह दूं, निश्चित रूप से वो वायरल हो जाएगा। इन दिनों कुचामन डीडवाना जो ज़िला है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, और सुर्खियां इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष आते हैं और आरएलपी की ओर से यहाँ पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। उसके बाद लगातार कुचामन सिटी है सुर्खियों में रहा, और उसके बाद के क्या एक्शन सरकार ने लिए वो आप सभी के सामने है। लेकिन इस वक्त तो मौजूद है डीडवाना के अंदर, यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा के मनीष ओझा ज़िला संयोजक है, वो मौजूद है। आखिर डीडवाना कुचामन में कितना विकास हुआ है, ज़िला अध्यक्ष में कितना ज़्यादा आपने यहाँ पर काम किया है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, उसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष जब यहाँ पर आए थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, तमाम सवाल होंगे। डीडवाना के विकास की बात होगी। इन सवालों को लेकर हम बात कर रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डीडवाना कुचामन के विकास की। तो कितना विकास पिछले 2.5 साल में यहाँ पर हुआ है? देखिए, डीडवाना में विकास की जब गंगा बहती है, जब जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आती है, डीडवाना में विकास की गंगा बहती है। अभी भी पिछले 2.5 सालों में भजन लाल जी की सरकार जब से बनी है, यहाँ पर विकास के नाम पर इतने लाखों करोड़ों के काम हो गए, इतनी सड़कें आ गई है। पानी के जल क्षेत्र में अटल मिशन के तहत 2 हमारे जो बड़े तालाब थे डीडवाना शहर के, वो तैयार हो गए, और पूरे जिले भर में कुल 21 तालाब तैयार हो गए। तो हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, चिकित्सा क्षेत्र में हमारे कुचामन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बन रहा है, डीडवाना में नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, कई सारी कॉलेजेस हमारे यहाँ नई खुल गई। तो विकास जो हो रहा है वो हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में देखना चाहेंगे। यहाँ एग्रीकल्चर के कॉलेज बन गए, यहाँ वेटरनरी के कॉलेज बन गए, जो नर्सिंग के कॉलेज बन गए। डीडवाना कुचामन जिले का विकास जब से भाजपा सरकार है तब से बढ़ता ही जा रहा है। मनीष, बात करें यार, क्योंकि हर बार मैं जाता हूँ ना, हमेशा ये सवाल उठता है जहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स या तमाम जो विपक्षी पार्टी के लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारी सरकार से बातचीत, हमारे विधायक हैं, काम यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। बोले स्टेट में सरकार दूसरी है और हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ अगर डीडवाना की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी निर्दलीय विधायक हैं और सरकार बीजेपी की है, फिर भी काम हो रहा है। देखिए, सरकार काम बीजेपी की सरकार, बीजेपी के जो हमारे नेता हैं यहाँ जितेंद्र जी, जिन्होंने चुनाव लड़ता, उनकी अनुशंसा पर काम कर रही है। जो भी अनुशंसा वो करते हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी, जो हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो सुनीता जी हैं, जो भी कार्य है वो हम वहाँ पर लेकर जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, या हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं वो हमारी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमारी बात को पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि डीडवाना में विकास किसी व्यक्ति का मोहताज है। भाजपा का संगठन यहाँ पर मजबूत है और भाजपा का संगठन यहाँ पर विकास करवा रहा है। क्षेत्रीय विधायक के अगर विकास की बात करें, क्षेत्रीय विधायक कितना काम करता है? देखिए, मैं सोचता हूँ वो यहाँ रहते नहीं हैं, और जब यहाँ नहीं रहते हैं तो विकास की बात उनके मुंह से अच्छी भी नहीं लगती। डीडवाना में वो कुछ समय के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। कोई मीटिंग जो जनरली जैसी होती है उसमें भी आजकल बहसबाजी ज़्यादा होने लग गई। एक नेता में जो गुण होते हैं शायद वो कहीं मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, बात करें हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष जो हमारे हैं मदन राठौड़, वो भी कुचामन सिटी आते हैं। आरएलपी के कार्यकर्ता उनको काले झंडे दिखाते हैं। तो क्या ये योजना प्रायोजित थी या कुछ जानबूझकर की गई? देखिए, ऐसा हुआ था कि कुछ ना कुछ, जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे भाजपा का प्रशिक्षण शिविर था, तो भाजपा का प्रशिक्षण शिविर था, तो चूंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, हमारा घर परिवार में बैठकर हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना था, तो उस कार्यक्रम के लिए आते हैं। तो उसमें कोई भी इसी तरह का प्रदर्शन करना कहीं शोभाजनक नहीं लगता। और फिर भी अगर राजनीति में आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, आपकी विचारधाराएं अलग सकते हैं, और आपका कोई इशू है जो आपको लग रहा है कि पब्लिक के लिए हित का है, तो उसको मांग उठाने के बहुत सारे तरीके हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जा सकते हैं, कहीं धरना दिया जा सकता था, पर प्रदेश अध्यक्ष जी जो पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में आ रहे हैं, उस समय उनको काले झंडे दिखाना कहीं भी राजनीति में सूचिता नहीं दिखा था। जब हनुमान बेनीवाल की ओर से भराना धाम में स्टेटमेंट दिया जाता है सीएम को लेकर के, उसके बाद काफ़ी चर्चाएं वो बटोरते हैं। राठौड़ साहब की ओर से भी स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर वो मानहानि का मुकदमा करते हैं। इस पूरे
मामले पर। अब हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, एक लोकप्रियता का साधन है। आज आपके साथ जब मैं बातचीत कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे मुंह से कोई गाली गलौज कर दूं या मेरे मुंह से मैं किसी के लिए अपशब्द कह दूं, निश्चित रूप से वो वायरल हो जाएगा। आप अपनी बोली पर संयमित रखिए। हम हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको क्या सिखाना चाहते हैं। राजनीति में जब हम युवाओं को लाने की बात करते हैं और आप जब एक युवा नेता की पहचान रख रहे हैं, माननीय सांसद जी हमारे, और वो हमारे युवाओं के आइडल बन रहे हैं, तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि युवा मुझसे क्या सीखे और उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका लैंग्वेज क्या होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। अच्छा, बात कर लें इसके बाद में लगातार सोशल मीडिया पर ये चर्चा होनी शुरू हुई कि आखिर जाट नेता बड़ा कौन है, क्योंकि ये हमेशा सवाल उठता रहा है, वो भी इस नागौर बेल्ट के क्षेत्र में, कि जाट बड़ा नेता कौन है। हनुमान बेनीवाल बड़े हैं, ज्योति मिर्धा बड़ी है? देखिए, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम जातिगत राजनीति में विश्वास भी नहीं करते। हमारी नज़र में कोई पॉलिटिकल लीडर किसी जाति से आता है ये उसके लिए मायने नहीं रखता। वो हमारी विचारधारा का है, इसलिए वो हमारे लिए मजबूत है। हमारी विचारधारा से जो भी नेता है, वो चाहे किसी भी जाति से, वो हमें स्वीकार है और उसके लिए हम मजबूती से काम करते हैं। नहीं, जनरली अगर मैं बात कर लूँ कुछ नेताओं को, अगर मैं रैपिड फायर की तरह भी आपसे अगर मैं पूछूं कि इन नेताओं में कौन बड़ा आप मानते हैं, तो क्या आप वो पाएगा, जवाब दे पाएंगे? जी, जरूर दे पाऊंगा। अगर मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल बड़ी है, ज्योति मिर्धा बड़ी? हमारे लिए निश्चित रूप से ज्योति मिर्धा बड़ी है। ज्योति मिर्धा बड़ी या फिर आपके रामनिवास गावड़िया? हमारे लिए ज्योति मिर्धा बड़ी है। रामनिवास गावड़िया फिर मुकेश भाकर? दोनों नहीं, हमारे लिए मैं दोनों को, हम हमारे लिए वहाँ पर पर्वत सर में मान सिंह जी किंसरिया और लाडो में करनी सिंह जी, हमारे लिए वो मजबूत है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, काफ़ी ऐसी चीज़ें उठती हैं, क्योंकि पब्लिक क्या है, थोड़ा बहुत भले ही हम राजनीतिक क्षेत्र में जातिगत बातें ना करें, बट कुछ चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर उठाते हैं जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं। देखिए, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो एक कमजोरी है। राजनीति में जातिगत चीज़ें लाना ये कहीं भी शोभाजनक नहीं है। आज अगर ऐसा होता तो भजन लाल जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते। एक ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला, जिसके वोट परसेंटेज बहुत कम होता है और उसके बाद उनकी पोलिंग परसेंटेज भी कम होती है, ऐसा मुख्यमंत्री बना। उसके बाद हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मदन राठौड़ जी, वो भी एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी देखकर भाजपा में कभी राजनीति होती है। भाजपा की राजनीति हमेशा सूचिता के लिए, विचारधारा के लिए। हमने विचारधारा की लड़ाई लड़ी। हम 2 सीटों से आज अगर हमारे देश में, प्रदेश में अगर शासन कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि हमने जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए, आम जन के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति करी है। हमारे लिए राजनीति सेवा है, ना कि शासन। ठीक है, कुछ सवाल मेरे और रहेंगे, हालांकि क्षेत्र से थोड़ा बाहर आपका सवाल ये हो सकता है। सचिन पायलट को लेकर लगातार लोग बोलते हैं कि मैं कई जगहों पर जाता हूँ कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, हर जगह पर वो जाते हैं, बातचीत करते हैं। क्या सचिन पायलट का कभी ऐसा मौका पड़ा कि वो नागौर क्षेत्र में आए हों या फिर आप लोगों से यहाँ पर बातचीत करी हो, कुछ समाधान का कुछ करा? देखिए, नागौर क्षेत्र में तो आए हैं, 2-3 बार आ चुके हैं पहले भी, और हमारा मिलना तो नहीं हुआ। निश्चित रूप से हम भाजपा की विचारधारा से हैं, हमारा मिलना कभी नहीं हुआ। पर एक ऐसे युवा नेता को जिसमें एनर्जी है, देखिए, जहाँ भी राजनीति सकारात्मक तरीके से की जाती है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। नकारात्मक राजनीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे देश में जो विपक्ष है, वो विपक्ष हमेशा गलत मामलों में उलझा हुआ है। वो धर्म की राजनीति करना चाहता है, वो वोट चोरी जैसे फर्जी मुद्दे लाना चाहता है, वो ईवीएम को झूठा बताना चाहता है। ये मुद्दे जनता समझ चुकी है। आप इस मुद्दों पर राजनीति नहीं कर सकते, आप नकारात्मक राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन यही विपक्ष है, नीट वाले मुद्दे पर सरकार को घेरता है। इसमें सचिन पायलट भी शामिल है, विनोद जाखड़ हो गए। जी, देखिए, जहाँ कमजोरी रही है उसको स्वीकार करते हैं। हमारी सरकार ने इसको स्वीकार करा कि यहाँ हमारी कमजोरी रही है, और जितने भी लोग इसमें शामिल हुए हैं नीट के पेपर लीक में, उन सब पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हम सब रोज समाचार माध्यम, आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई उसमें इंटरसेप्ट हो रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार चुपचाप बैठे देखे जा रही है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत मनोज आपका। तो मनोज ओझा से हमने बात की, बीजेपी युवा मोर्चा के आते हैं, तमाम खुल कर के बातें कही हैं, चाहे जाटों को लेकर बात की हो, चाहे डीडवाना के विकास की बात की हो, युवाओं को लेकर बात की हो, हर मुद्दे पर मनोज ने अपनी बात को खुल कर के रखा है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी आप तक पहुँच पाई होगी। वैसे अभी वीडियो के लिए आप देखते रहिए खास समाचार।